नमस्कार और परीक्षा स्टडी वॉल्ट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने वाकई सब कुछ बदल दिया। 1857 का विद्रोह। जी हाँ, 1857। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे और ये विद्रोह मतलब इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जड़ें हिला दी थी। बिल्कुल, पर यह समझना जरूरी है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे तो सालों का, दशकों का असंतोष जमा हो रहा था, है ना? सही कहा। ये असंतोष समाज के लगभग हर तबके में था। कंपनी की जो नीतियां थीं, उनका जो काम करने का तरीका था, वो धीरे धीरे सबके लिए, मतलब राजा, नवाब, किसान, जमींदार, सिपाही, आदिवासी, सबके हितों के खिलाफ जा रहा था। और उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंच रही थी। हाँ, बिल्कुल। और यही सब इकट्ठा होकर 1857 में एक बड़े विस्फोट के रूप में सामने आया। तो आज हम अपने एनसीईआरटी स्रोतों के आधार पर 1857 के इस महासंग्राम की गहराई से पड़ताल करेंगे। समझेंगे कि इसके कारण क्या थे, ये फैला कैसे, कौन लोग थे जिन्होंने नेतृत्व किया, ये पूरी तरह सफल क्यों नहीं हो पाया, और हाँ, सबसे जरूरी, इसका असर क्या हुआ। जी, शुरुआत कारणों से करते हैं। कई तरह के कारण थे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक। हाँ, चलिए राजनीतिक कारणों से ही शुरू करते हैं। ऐसा क्या हो रहा था कि जो शासक वर्ग था, जो राजे रजवाड़े थे, वो इतने बेचैन हो उठे? देखिए, सबसे बड़ी बात थी कंपनी की विस्तारवादी सोच। वो लगातार भारतीय रियासतों पर अपना कब्जा, अपना नियंत्रण बढ़ा रही थी, जिससे जो स्थानीय शासक थे उनकी ताकत भी कम हो रही थी और इज्जत भी। कंपनी ने क्या किया, कई राज दरबारों में अपने रेजिडेंट बिठा दिए। अच्छा, ये रेजिडेंट क्या करते थे? ये कंपनी के नुमाइंदे होते थे, दरबार में रहते थे, शासक के कामों पर नजर रखते थे और खूब दखलंदाजी करते थे। मतलब शासक नाम के रह गए थे, उनकी स्वतंत्रता लगभग खत्म सी हो गई। हाँ, और इसके उदाहरण तो साफ दिखते हैं, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार नहीं मिला। बिल्कुल। और कानपुर के नाना साहब, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, उनकी पेंशन बंद कर दी गई। ये तो सीधे सीधे उनके अधिकारों पर हमला था। ये कौन सी नीतियां थीं जिनके तहत ये सब हो रहा था? इसमें दो नीतियां खास तौर पर जिम्मेदार थीं। एक तो थी लॉर्ड वेलेस्ली की 1798 की सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें क्या था? इसमें जो भी भारतीय शासक इसे मानता था, उसे अपनी सेना रखने की इजाजत नहीं थी। सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी लेती थी, लेकिन उसका खर्चा शासक को उठाना पड़ता था। अच्छा। और अगर वो पैसा देने में चूके तो उनके राज्य का हिस्सा जुर्माने के तौर पर कंपनी छीन लेती थी। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले इसे अपनाया था। मतलब सुरक्षा के नाम पर एक तरह से गुलामी और अपनी ही जमीन खोने का खतरा। और दूसरी नीति, वो लॉर्ड डलहौजी वाली। हाँ, वेबगत का सिद्धांत, या जिसे आमतौर पर हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, ये तो और भी खतरनाक साबित हुई। इसमें क्या था? इसके हिसाब से अगर किसी संधि वाले राज्य के शासक की मौत हो जाती है और उसका अपना कोई पुरुष वारिस नहीं है, मतलब सगा बेटा नहीं है, हाँ, तो उसका राज्य सीधे कंपनी के शासन में मिला लिया जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को सिर्फ पिता की निजी संपत्ति मिल सकती थी, राज्य पर कोई अधिकार नहीं। बाप रे! तो इसी नीति से? हाँ, इसी नीति का इस्तेमाल करके सतारा को 1848 में, संभलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और सबसे मशहूर झांसी को 1854 में, इन सबको हड़प लिया गया। और फिर 1856 में अवध का विलय, वो तो बहुत अजीब था। वो तो कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था ना, जबकि अवध तो वफादार माना जाता था। बिल्कुल सही। अवध का विलय एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी कंपनी की। नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया गया, जबकि अवध लंबे समय से कंपनी का वफादार सहयोगी था। इसका असर क्या हुआ? ये इतना विस्फोटक क्यों माना जाता है? इसने न सिर्फ अवध की जनता को, बल्कि बड़ी संख्या में उन सिपाहियों को भड़का दिया जो ब्रिटिश भारतीय सेना में थे। आपको अंदाजा है, उस समय कंपनी की सेना में लगभग 75,000 सिपाही अकेले अवध से थे। 75,000? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, तो जब उनके नवाब को इस तरह बेइज्जत करके हटाया गया, उनकी रियासत छीनी गई, तो ये उन सिपाहियों के लिए बहुत बड़ा झटका था, अपमान था। उनके परिवारों पर, उनकी जमीन पर सीधा असर पड़ रहा था। यानी कंपनी ने अनजाने में अपनी ही सेना के एक बड़े हिस्से को अपना दुश्मन बना लिया। बिल्कुल। और सिर्फ रियासतें ही नहीं, मुगल बादशाहत जो बची खुची थी, उसके प्रतीकों को भी खत्म करने की तैयारी चल रही थी। वो कैसे? 1849 में
गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मौत के बाद उनके परिवार को लाल किला छोड़ना पड़ेगा, दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। अच्छा। और फिर 1856 में विद्रोह से ठीक पहले नए गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने तो ये भी घोषणा कर दी कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनके बाद उनके किसी वारिस को बादशाह नहीं माना जाएगा, सिर्फ राजकुमार कहलाएंगे। मतलब मुगल सत्ता के ताबूत में ये आखिरी कील थी एक तरह से। हाँ, और इसने लोगों की भावनाओं को, खासकर मुसलमानों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई। तो ये तो हुई राजनीतिक उथल-पुथल, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर क्या स्थिति थी? क्या आम आदमी, किसान, कारीगर वो भी परेशान थे? यकीनन, बल्कि कहा जा सकता है कि आर्थिक कारण तो शायद सबसे ज्यादा गहरे और फैले हुए थे। अंग्रेजों की नीतियों ने भारत की जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था थी, हाँ, उसकी कमर तोड़ के रख दी थी। जमीन पर भारी भरकम लगान लगा दिए गए थे। और उन्हें वसूलने का तरीका? वो बहुत सख्त और बेरहम था। किसान कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे थे और लगान ना चुका पाने पर सीधा उनकी जमीनों से उन्हें बेदखल कर दिया जाता था। बहुत बुरा। और इसका असर सिर्फ किसानों तक ही था या शहरों में भी कुछ हो रहा था? कारीगरों, दस्तकारों का क्या? उनका भी हाल बहुत बुरा था। अंग्रेजों ने जानबूझकर ऐसी नीतियां बनाई जिनसे भारतीय सामानों पर भारी टैक्स लगता था, जबकि ब्रिटेन से जो बना बनाया माल आता था, हाँ? उस पर बहुत कम या कोई टैक्स नहीं था। नतीजा, भारतीय कपड़े, दूसरे हाथ के बने सामान ब्रिटेन के मशीनी उत्पादों का मुकाबला ही नहीं कर पाए। तो मतलब बेरोजगारी बढ़ी होगी? लाखों बुनकर, कारीगर, दस्तकार सब बेरोजगार हो गए। शहर गांव सबकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और सिर्फ यही नहीं, कई पुराने जमींदार और तालुकदार भी अपनी जमीनें खो बैठे, क्योंकि कंपनी ने नए नए भूमि बंदोबस्त लागू किए थे। तो ये जो गांवों में तबाही मच रही थी, किसानों और दस्तकारों की बर्बादी हो रही थी, इसका सीधा असर उन सिपाहियों पर भी पड़ रहा होगा जो इन्हीं गांव से आते थे। निश्चित रूप से, यही तो जुड़ाव है। ज्यादातर सिपाही किसान परिवारों से ही थे। जब वो देखते कि उनके गांव के लोग, उनके अपने परिवार वाले गरीबी में, कर्ज में डूब रहे हैं, जमीनों से निकाले जा रहे हैं, तो उनके मन में भी अंग्रेजी राज के खिलाफ गुस्सा बढ़ना स्वाभाविक था। ये आर्थिक तबाही विद्रोह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू थी। और प्रशासन कैसा था? क्या लोगों को लगता था कि उनके साथ न्याय हो रहा है? प्रशासन में भी कई दिक्कतें थीं। निचले स्तर पर जैसे पुलिस, छोटे अधिकारी, अदालतें, इनमें भ्रष्टाचार बहुत था। अच्छा? न्याय व्यवस्था बहुत जटिल थी, महंगी थी, धीमी थी और अक्सर अमीरों और असरदार लोगों का ही पक्ष लेती थी। गरीब आदमी के लिए न्याय पाना बहुत मुश्किल था। और लगान वसूलने के तरीके तो हमने बताए ही कितने क्रूर थे। ये बात भी दिलचस्प है कि ये गुस्सा सिर्फ 1857 के आसपास का नहीं था। जैसा स्रोत बताते हैं, प्लासी की लड़ाई के बाद से ही कंपनी राज के खिलाफ अलग अलग जगहों पर विरोध होते रहे थे। जैसे 1763 से 1800 तक चला सन्यासी विद्रोह। हाँ, और 1838 में शुरू हुआ फराजी आंदोलन बंगाल में। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष की एक लंबी पृष्ठभूमि थी। 1857 कोई अकेली अचानक हुई घटना नहीं थी। ये उन तमाम छोटे बड़े विरोधों, संघर्षों का नतीजा थी जो पिछले 100 सालों से चल रहे थे। ब्रिटिश नीतियां लगातार लोगों के जीवन को मुश्किल बना रही थीं। अब आते हैं सामाजिक और धार्मिक कारणों पर। ये अक्सर बहुत संवेदनशील होते हैं। अंग्रेजों का भारतीय और उनकी रीति रिवाजों के प्रति रवैया कैसा था? देखिए, अंग्रेजों में एक नस्ली श्रेष्ठता की भावना बहुत ज्यादा थी। वो खुद को सभ्य मानते थे और भारतीयों को असभ्य, पिछड़ा हुआ समझते थे। वो भारतीय समाज, धर्म, परंपराओं की खुलकर आलोचना करते थे। इससे लोगों में बहुत नाराजगी थी। लेकिन उन्होंने कुछ सामाजिक सुधार भी तो किए थे। जैसे 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई, 1856 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी, पश्चिमी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। इनका क्या असर हुआ? क्या लोगों ने इन्हें अच्छा माना? देखिए, ये सुधार आज हमें भले ही अच्छे लगें, प्रगतिशील लगें, लेकिन उस समय के रूढ़िवादी भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से ने इन्हें अपनी परंपराओं और सामाजिक ढांचे पर हमला माना। उन्हें लगा कि अंग्रेज जबरदस्ती उनके धर्म और समाज में दखल दे रहे हैं। उन्हें डर था कि शायद ये उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश है। हाँ, ये डर बहुत बड़ा था और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों ने इस डर को और हवा दी। 1813 के बाद उन्हें भारत में खुलकर काम करने की इजाजत मिल गई थी। वो क्या करते थे? उन्हें जमीन खरीदने और धर्मांतरण करने की भी छूट थी। वो स्कूलों में, अस्पतालों में, जेलों में, बाजारों में हर जगह सक्रिय थे और कई बार वो सीधे सीधे हिंदू और मुस्लिम धर्मों और रीति रिवाजों पर हमला करते थे।
इससे आम लोगों में ये डर बैठ गया कि अंग्रेज सरकार उनका धर्म भ्रष्ट करके उन्हें ईसाई बनाना चाहती है। इसी माहौल में फिर अफवाहें भी तेजी से फैली होंगी। बिल्कुल, अफवाहों का बाजार गर्म था। जैसे ये खबर फैली कि अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। ओ, ताकि सबका धर्म भ्रष्ट हो जाए। हाँ, यही सोच थी। फिर सरकार ने मंदिरों और मस्जिदों की जमीनों पर भी टैक्स लगा दिया, जो पहले टैक्स फ्री होती थी। इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं और भड़की। और एक भविष्यवाणी की भी बात आती है। हाँ, एक पुरानी भविष्यवाणी भी जोर पकड़ रही थी कि प्लासी की लड़ाई 1757 के ठीक 100 साल बाद यानी 23 जून 1857 को भारत में कंपनी राज खत्म हो जाएगा। इन सब चीजों ने मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक माहौल तैयार कर दिया था। तो हमने राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक और धार्मिक कारण देख लिए, लेकिन यह विद्रोह शुरू तो सेना से हुआ था। सिपाहियों की अपनी क्या खास शिकायतें थीं? वो क्यों इतने गुस्से में थे? सिपाही, जिन्हें कंपनी अपनी सैन्य भुजा कहती थी, खुद बहुत नाखुश थे। उनके वेतन, भत्ते, सेवा की शर्तें, इन सब को लेकर कई शिकायतें थीं। उन्हें लगता था कि उनके साथ भेदभाव होता है। किस तरह का भेदभाव? और क्या कोई खास नियम थे जिनसे वे नाराज थे? कई नियम ऐसे थे जो उनकी धार्मिक भावनाओं और जातीय मान्यताओं को ठेस पहुंचाते थे। जैसे 1824 में जब सिपाहियों को बर्मा युद्ध के लिए समुद्र के रास्ते जाने का हुक्म मिला, हाँ, तो कई सिपाहियों ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म में समुद्र यात्रा को वर्जित माना जाता था। इससे धर्म और जाति भ्रष्ट होने का डर था। सिपाही जमीन के रास्ते जाने को तैयार थे, पर अंग्रेज अड़े रहे। जिन्होंने इनकार किया, उन्हें कड़ी सजा दी गई। और फिर 1856 में वो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम आया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। हाँ, लॉर्ड कैनिंग ने ये कानून पास किया। ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें साफ कहा गया कि बंगाल आर्मी में भविष्य में जो भी भर्ती होगा, उसे ये मानना होगा कि जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार करके कहीं भी लड़ने भेजा जा सकता है। तो इससे मौजूदा सिपाहियों में भी डर फैला होगा। बिल्कुल, उन्हें लगा कि ये कानून उन पर भी लागू हो सकता है। वेतन और प्रमोशन में भी भेदभाव था। भारतीय सिपाही का वेतन अंग्रेज सिपाही से बहुत कम था। प्रमोशन के मौके ना के बराबर। सबसे ऊंचा पद जो मिल सकता था वो था सूबेदार का। और भत्ते का क्या मामला था? जब कंपनी ने सिंध और पंजाब जैसे नए इलाके जीते, तो वहां तैनात भारतीय सिपाहियों को पहले एक विशेष भत्ता मिलता था, जिसे भत्ता कहते थे। वो बंद कर दिया गया। इससे उनकी कमाई कम हो गई और गुस्सा और बढ़ गया। तो इतने सारे कारण, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक और ये सैनिक शिकायतें, ये सब मिलकर एक ज्वालामुखी तैयार कर रहे थे। लेकिन वो आखिरी चिंगारी कौन सी थी जिसने इसे भड़का दिया? तात्कालिक कारण क्या बना? वो चिंगारी थी नई एनफील्ड राइफल और उसके कारतूस। हाँ, ये तो बहुत सुना है। कारतूसों में ऐसा क्या था? इन कारतूसों के बारे में ये खबर आग की तरह फैली कि उनके ऊपर जो ग्रीस या चिकनाई लगी है, वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। ओहो! और इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले उनके सिरे को दांतों से काटना पड़ता था। अब गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। तो दोनों ही समुदायों के सिपाहियों को लगा कि ये जानबूझकर उनके धर्म पर सीधा हमला है, उनका धर्म भ्रष्ट करने की साजिश है। बस यही वो चिंगारी थी? हाँ, यही वो चिंगारी थी जिसने बारूद के ढेर में आग लगा दी। इसे सिपाहियों ने अपने धर्म पर सीधा हमला माना। एक छोटा सा बाहरी कारक भी शायद गिना जाता है, अंग्रेजों की कुछ हालिया लड़ाइयों में हार या मुश्किलें। हाँ, ये भी एक सहायक कारण माना जा सकता है, हालांकि ये मुख्य नहीं था। अंग्रेजों को पहले अफगान युद्ध 1838 से 42 में, फिर पंजाब युद्ध 1845-49 में और क्रीमिया युद्ध 1856 से 56 में काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इन युद्धों ने अंग्रेजों की जो अजेय होने की छवि थी, उसको थोड़ा धक्का पहुंचाया और कुछ भारतीयों में ये भावना जगी कि हाँ, अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो अब चिंगारी लग चुकी थी। एनफील्ड राइफल के कारतूसों ने आग लगा दी। ये विद्रोह शुरू कैसे हुआ? पहली घटना कहाँ हुई? विद्रोह की जो पहली संगठित घटना मानी जाती है, वो कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में हुई 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे? हाँ, बिल्कुल। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक युवा सिपाही मंगल पांडे, उन्होंने नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया और जोश में आकर अपने अंग्रेज अफसरों सार्जेंट मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बॉग्स पर हमला कर दिया। और फिर मंगल पांडे का क्या हुआ? उन्हें पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। लेकिन मंगल पांडे की शहादत ने सिपाहियों के गुस्से को और भड़का दिया। इसके कुछ ही हफ्तों बाद असली विस्फोट हुआ मेरठ छावनी में।
मेरठ में क्या हुआ? मेरठ में भी सिपाहियों ने नए कारतूसों से अभ्यास करने से मना कर दिया। तो 9 मई 1857 को ऐसे 85 सिपाहियों का कोर्ट मार्शल किया गया, उन्हें नौकरी से निकाला गया और 10-10 साल की कड़ी कैद की सजा सुना दी गई। 85 सिपाहियों को? हाँ, ये सजा बाकी भारतीय सिपाहियों के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। अगले ही दिन यानी 10 मई 1857 की शाम को मेरठ में तैनात भारतीय सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने क्या किया? वो सबसे पहले जेल पर टूट पड़े और अपने 85 साथियों को छुड़ा लिया। फिर उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला किया, उनके बंगलों दफ्तरों में आग लगा दी, सरकारी खजाना लूट लिया, हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिया। शहर में जो भी अंग्रेज मिला उसे मारा गया। मारो फिरंगी को का नारा गूंज रहा था। और फिर मेरठ से ये विद्रोही सिपाही कहाँ गए? दिल्ली की तरफ। बिल्कुल। 10 मई की रात को ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। अगली सुबह 11 मई 1857 को वो यमुना पार करके दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली में तैनात सिपाहियों ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया, कुछ अंग्रेज अफसर मारे गए। फिर वो लाल किले पहुंचे और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को मनाया कि वो इस विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करे। उन्हें शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया गया। गुस्सा नहीं रहा, ये बादशाह के नाम पर अंग्रेजी राज को उखाड़ने की लड़ाई बन गया। इसकी खबर जैसी ही फैली, गंगा घाटी और उत्तर मध्य भारत के बड़े हिस्से में विद्रोह की लहर दौड़ गई। कहाँ फैला ये? छावनी दर छावनी सिपाही विद्रोह करते गए। कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, आरा। और इन विद्रोहों में सिर्फ सिपाही नहीं, आम लोग, किसान, दस्तकार, जमींदार सब शामिल होने लगे। पश्चिमी भारत के भी कुछ हिस्सों में ये फैला, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि दक्षिण भारत ज्यादातर शांत रहा और पंजाब और बंगाल में भी इसका असर बहुत सीमित था। इसी दौरान एक आजमगढ़ घोषणा पत्र की भी बात आती है, 25 अगस्त 1857। हाँ, ये घोषणा पत्र विद्रोहियों के इरादों और उनकी शिकायतों को जाहिर करता है, जिससे हमें उनके नजरिए को समझने में मदद मिलती है। तो अब बात करते हैं विद्रोह के मुख्य केंद्रों और वहां नेतृत्व करने वाले नायकों की। दिल्ली में तो नेतृत्व बहादुर शाह जफर का था, पर असली कमान किसके हाथ में थी? दिल्ली में नाम के नेता बेशक बहादुर शाह जफर थे, लेकिन असली सैन्य कमान बरेली से आए जनरल बख्त खान के हाथों में थी। वो एक अनुभवी तोपची थे। उन्होंने सिपाहियों की एक समिति या कोड बनाकर शासन चलाने की कोशिश की। अंग्रेजों की तरफ से जॉन निकोलसन, हडसन जैसे अधिकारियों ने दिल्ली को वापस लेने में मुख्य भूमिका निभाई। निकोलसन लड़ाई में मारा भी गया। कानपुर भी एक बड़ा केंद्र था, वहां कौन थे? कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब, जिनका असली नाम धोड़ू पंत था। वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उनके सबसे काबिल और बहादुर सेनापति थे तांत्या टोपे, असली नाम रामचंद्र पांडुरंग। तांत्या टोपे अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति के लिए मशहूर हुए। अंग्रेजों की तरफ से यहाँ सर कॉलिन कैंपेबल थे। और लखनऊ, अवध की राजधानी। लखनऊ में मोर्चा संभाला बेगम हजरत महल ने। वो अवध के हटाए गए नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थीं। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कदर को नवाब घोषित कर दिया और अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। यहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस लड़ाई में मारे गए। बाद में सर कॉलिन कैंपबेल ने ही लखनऊ पर भी दोबारा कब्जा किया। और अब आते हैं झांसी पर। रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो हर कोई जानता है। बिल्कुल। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह का झंडा उठाया और असाधारण वीरता दिखाई। तांत्या टोपे ने भी ग्वालियर पहुंचकर उनका साथ दिया। उनका मुकाबला अंग्रेज जनरल सर ह्यूरोज से हुआ। ह्यूरोज खुद रानी की बहादुरी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कहा था विद्रोहियों में वो सर्वोत्तम और सबसे बहादुर सैन्य नेता थीं। ये तो बहुत बड़ी बात है, दुश्मन जनरल से ऐसी तारीफ मिलना। जी हाँ। बिहार में भी विद्रोह का काफी जोर था, खासकर आरा जगदीशपुर में। हाँ, बिहार में जगदीशपुर के बूढ़े जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। 80 साल की उम्र में भी उन्होंने गजब का शौर्य दिखाया। उनके भाई अमर सिंह ने भी उनका साथ दिया। यहाँ अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे। इनके अलावा और कौन से प्रमुख केंद्र और नेता याद रखने चाहिए? इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जिन्हें कर्नल नील ने हराया। बरेली में रोहेलखंड के भूतपूर्व शासक के वंशज खान बहादुर खान नेता थे। फैजाबाद और शाहजहांपुर के इलाके में मौलवी अहमदुल्ला शाह एक बहुत महत्वपूर्ण नेता थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह, इनके बारे में कुछ और बताइए। इन्हें डंका शाह भी कहते थे, क्योंकि वो अपने साथ ढोल बजाने वाले रखते थे। वो अवध क्षेत्र में विद्रोह की रीढ़ माने जाते थे। अंग्रेज उन्हें अपना सबसे खतरनाक दुश्मन मानते थे और उन पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। 50,000 उस जमाने में? और कुछ स्थानीय नेता भी थे जिन्होंने अपने अपने इलाकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, ऐसे कई नायक थे,
जैसे उत्तर प्रदेश के बरौत परगना में शाहमल, उन्होंने जाट किसानों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों की सप्लाई लाइन काट दी। मध्य प्रदेश के खेरी इलाके में रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों को चुनौती दी। फतेहपुर में अजीमुल्ला खान, जो नाना साहेब के सलाहकार भी थे। मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह, इन सब ने अपने अपने क्षेत्रों में विद्रोह को जिंदा रखा। इतने सारे नेता, इतनी जगहों पर विद्रोह, फिर भी अंग्रेज आखिरकार इसे दबाने में कैसे कामयाब हुए? देखिए, अंग्रेज शुरुआत में थोड़ा चौंके जरूर, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी विद्रोह को कुचलने में। उनके पास साधन ज्यादा थे, बेहतर हथियार, बेहतर संगठन और सबसे बढ़कर टेलीग्राफ। टेलीग्राफ ने कैसे मदद की? टेलीग्राफ से वो अपनी सेनाओं के बीच तेजी से संदेश भेज सकते थे, समन्वय बना सकते थे। कहाँ कितनी फौज भेजनी है, कहाँ क्या हो रहा है, ये जानकारी उन्हें जल्दी मिल जाती थी। विद्रोहियों के पास ये सुविधा नहीं थी। फिर उन्होंने ब्रिटेन से भी नई फौजें मंगवाई। दिल्ली पर दोबारा कब्जा कब हुआ, वो महत्वपूर्ण था शायद। हाँ, दिल्ली पर कब्जा करना अंग्रेजों के लिए बहुत जरूरी था, मनोवैज्ञानिक रूप से भी। उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी और सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। ये कब्जा 20 सितंबर 1857 को पूरा हुआ। इसमें बहुत खून खराबा हुआ, शहर को लूटा गया। और बाकी जगह? दिल्ली के पतन के बाद धीरे धीरे एक एक करके बाकी केंद्रों को भी वापस जीता गया। लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर। 1858 के अंत तक विद्रोह लगभग पूरी तरह कुचल दिया गया था। हालांकि कुछ इलाकों में, जैसे मध्य भारत में, 1859 तक भी संघर्ष चलता रहा। ज्यादातर इलाकों पर जुलाई से दिसंबर 1858 के बीच अंग्रेजी अधिकार फिर से स्थापित हो गया था। और इन बहादुर नेताओं का अंत कैसे हुआ? बहादुर शाह जफर का क्या हुआ? बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया, उन पर दिखावे का मुकदमा चला और उन्हें रंगून, बर्मा भेज दिया गया। वहीं 1862 में गुमनामी में उनकी मौत हो गई। उनके बेटों और पोतों को दिल्ली में मेजर हडसन ने गोली मार दी थी। बहुत दुखद। नाना साहेब, बेगम हजरत महल और तांत्या टोपे का क्या हुआ? नाना साहेब और बेगम हजरत महल हार के बाद नेपाल भाग गए। उनके बारे में फिर ज्यादा पता नहीं चलता। तांत्या टोपे बचकर मध्य भारत के जंगलों में चले गए और करीब 1 साल तक अंग्रेजों से छापामार लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन अप्रैल 1859 में उनके एक साथी, नरवर के राजा मानसिंह ने विश्वासघात किया और उन्हें पकड़वा दिया। विश्वासघात? हाँ, और फिर 15 अप्रैल 1859 को उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई। और रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह? रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। बिहार के शेर कुंवर सिंह भी अप्रैल 1858 में लड़ाई में घायल होने के बाद जगदीशपुर में शहीद हो गए। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हुई। तो आखिर ये इतना बड़ा विद्रोह इतनी कुर्बानियों के बावजूद असफल क्यों रहा? क्या कारण थे इसकी विफलता के? विफलता के कई कारण थे। शायद सबसे बड़ा कारण था एकता, संगठन और समन्वय की कमी। ये विद्रोह पूरे भारत में एक साथ एक योजना से नहीं फैला। जैसा हमने कहा, दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल का बड़ा हिस्सा इससे अछूता रहा। और क्या सभी भारतीय शासक और वर्ग इसमें शामिल थे? नहीं, ये भी एक बड़ी कमजोरी थी। कई बड़े शासक और जमींदार अंग्रेजों के वफादार बने रहे, बल्कि उन्होंने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद भी की। जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, राजपूताना के कई राजा, पटियाला, नाभा, जींद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राणा, इन सब ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो मतलब भारतीय ही भारतीयों के खिलाफ लड़ रहे थे? हाँ, दुखद रूप से यही हुआ। बड़े जमींदारों और महाजनों का एक वर्ग भी अंग्रेजों के साथ था। पठानों और गोरखा सैनिकों ने तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाई। और एक और बात, जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग था, हाँ, वो भी ज्यादातर इस विद्रोह से अलग रहा। उन्हें शायद लगता था कि विद्रोही पिछड़े विचारों वाले हैं और अंग्रेजी राज भारत को आधुनिक बना सकता है। दूसरा बड़ा कारण था अंग्रेजों के संसाधन। उनके पास आधुनिक हथियार थे, बेहतर प्रशिक्षित सेना थी, टेलीग्राफ जैसी संचार व्यवस्था थी। जबकि विद्रोही, वो ज्यादातर तलवार, भाले और पुरानी बंदूकों से लड़ रहे थे। उनके पास पैसे और गोला बारूद की भी भारी कमी थी। नेतृत्व के स्तर पर भी कुछ कमियां रही। हाँ, कह सकते हैं। विद्रोहियों के पास कोई एक सर्वमान्य, शक्तिशाली केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। बहादुर शाह जफर बूढ़े थे और उनमें नेतृत्व क्षमता की कमी थी।
बाकी नेता अपने अपने इलाकों में बहादुर थे, लेकिन उनमें आपसी तालमेल और एक साझी दूरगामी रणनीति का अभाव था। सबके अपने अपने लक्ष्य थे। कुछ इतिहासकार राष्ट्रवाद की भावना की कमी की भी बात करते हैं। इनमें देखिए, कई नेता मुख्य रूप से अपने छीने हुए अधिकार या रियासतें वापस पाने के लिए लड़ रहे थे। हालांकि आम सिपाहियों और लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा और एक तरह की देशभक्ति जरूर थी, लेकिन वो शायद आधुनिक राष्ट्रवाद की परिभाषा में पूरी तरह फिट नहीं बैठती। ये बहुत पेचीदा मुद्दा है। अब एक और बहुत जरूरी और दिलचस्प सवाल पर आते हैं। इस विद्रोह की प्रकृति क्या थी? इसे क्या कहा जाए? क्या ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, जैसा अंग्रेज कहते थे, या ये भारत की आजादी की पहली लड़ाई थी? इस पर तो बहुत बहस होती है। बिल्कुल, इस पर इतिहासकारों में जबरदस्त मतभेद है और अलग अलग व्याख्याएं हैं। कई समकालीन ब्रिटिश अधिकारी और इतिहासकार जैसे सर जॉन सीले इसे मुख्य रूप से सैनिकों का विद्रोह मानते थे। उनका कहना था कि यह जनता का विद्रोह नहीं था। सीले ने तो इसे पूरी तरह से अदेशभक्तिपूर्ण और स्वार्थी सिपाही विद्रोह, जिसमें न कोई देशी नेतृत्व था और न कोई लोकप्रिय समर्थन। सर सैयद अहमद खान ने भी शुरुआत में इसे सिपाहियों का गदर ही माना था, अपनी किताब असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद में। और मशहूर इतिहासकार आरसी मजूमदार का भी यही मानना था कि यह सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और इसे राष्ट्रीय संग्राम कहना सही नहीं है। उनका वो मशहूर कथन है ना, हाँ, कि तथाकथित पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो पहला था, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसे राष्ट्रीय स्वरूप का माना। हाँ बिल्कुल। उसी समय ब्रिटिश संसद में विपक्षी नेता थे बेंजामिन डिज़रायली। उन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, जो गहरे अविश्वास में निहित था। कार्ल मार्क्स ने भी अपने लेखों में इसे राष्ट्रीय स्वरूप का माना और ब्रिटिश शोषण की आलोचना की। और भारत में सबसे प्रमुख नाम है वीडी सावरकर का। उन्होंने 1909 में अपनी किताब लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें उन्होंने पूरी दृढ़ता से इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया। एसबी चौधरी जैसे बाद के इतिहासकार भी इसे विदेशी शासन के खिलाफ एक राष्ट्रीय संघर्ष मानते हैं, जिसमें आम नागरिकों के विद्रोह का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और एसएन सेन का नजरिया क्या था? उनकी किताब 1857 को तो सरकारी इतिहास माना जाता है। एसएन सेन ने एक तरह से बीच का रास्ता अपनाया, एक संतुलित दृष्टिकोण। उनका मानना था कि जो धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, वो स्वतंत्रता के युद्ध के रूप में समाप्त हुआ। मतलब शुरुआत भले ही धार्मिक कारणों या सिपाहियों की शिकायतों से हुई हो, लेकिन लड़ते लड़ते इसका स्वरूप अंग्रेजी राज के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई जैसा हो गया। इनके अलावा भी कई तरह की व्याख्याएं हैं। किसी ने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष कहा, टी.आर. होम्स। किसी ने सिर्फ एक धार्मिक या नस्लीय लड़ाई, रीस। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू. टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया अंग्रेजों के खिलाफ। पीसी जोशी जैसे मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इसमें किसान विद्रोह के तत्वों पर जोर दिया। तो मतलब कोई एक सर्वमान्य जवाब नहीं है इस सवाल का। ये विद्रोह बहुत जटिल था। बिल्कुल। इसमें सिपाहियों की शिकायतें थीं, राजा नवाबों का गुस्सा था, किसानों कारीगरों की बदहाली थी और आम लोगों की धार्मिक सामाजिक भावनाएं थी। सब कुछ मिला जुला था। इसलिए इसे किसी एक खांचे में फिट करना मुश्किल है, जैसा हमारे एनसीईआरटी स्रोत भी बताते हैं। लेकिन चाहे इसकी प्रकृति कुछ भी मानी जाए, इसका महत्व तो बहुत ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा। सबसे पहली और बड़ी बात, इसने हिंदू मुसलमान एकता का एक शानदार उदाहरण पेश किया। बहादुर शाह जफर के झंडे तले दोनों समुदायों ने कंधे से कंधा मिलाकर विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और इसने अंग्रेजों पर क्या असर डाला? इसने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी। उन्हें ये एहसास दिलाया कि भारत पर राज करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे थे। उन्हें अपनी नीतियों पर दोबारा सोचने को मजबूर किया। और क्या इसने भविष्य के लिए कोई रास्ता दिखाया? निश्चित रूप से। इसने आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। भले ही ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके नायक रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, मंगल पांडे, बेगम हजरत महल, बख्त खान, इन सबकी कुर्बानियों ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। ये विद्रोह भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रतीक बन गया, एक प्रेरणा स्रोत। कहा जाता है कि जैसे जूलियस सीजर मरने के बाद भी ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ, उसी तरह 1857 का विद्रोह, हाँ, उसका प्रतीकात्मक महत्व उसकी तात्कालिक सफलता या असफलता से कहीं ज्यादा बड़ा और स्थायी साबित हुआ। इसने राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। तो अब आते हैं इसके आखिरी हिस्से पर। इस विद्रोह के प्रभाव क्या हुए? अंग्रेजी शासन में क्या बड़े बदलाव आए? सबसे बड़ा और सीधा प्रभाव तो ये हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। अच्छा,
कंपनी राज खत्म। हाँ, ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1858 में भारत सरकार अधिनियम 1858 पास किया। इसके तहत भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। तो अब भारत सीधे लंदन से शासित होने लगा। हाँ, ब्रिटिश सरकार में भारत के शासन की देखरेख के लिए एक नया पद बनाया गया, भारत के लिए राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद भी बनाई गई। और भारत में जो गवर्नर जनरल थे उनका क्या हुआ? गवर्नर जनरल का पदनाम बदल दिया गया। अब वो वाइसरॉय या वाइसरॉय कहलाने लगे। वाइसरॉय अब भारत में सीधे ब्रिटिश क्राउन का व्यक्तिगत प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग, जो विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे, वो भारत के पहले वाइसरॉय बने। और रियासतों के प्रति नीति में क्या बदलाव आया? वो जो हड़प नीति थी उसका क्या हुआ? वो खत्म कर दी गई। ये एक बड़ा बदलाव था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार लगा, जहां लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। इसमें भारतीय राजाओं और रियासतों को भरोसा दिलाया गया कि अब उनके राज्यों को हड़पा लिया जाएगा, उनकी जो संधियां थीं उनका सम्मान किया जाएगा और उन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार भी वापस दे दिया गया। इसका मकसद क्या था? मकसद था राजाओं को ब्रिटिश राज का वफादार बनाना, उन्हें अपना समर्थक बनाना, ताकि भविष्य में ऐसा विद्रोह ना हो। लेकिन क्या अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति छोड़ दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि विद्रोह के बाद इस नीति को और ज्यादा मजबूती से और सोच समझकर लागू किया गया। अंग्रेजों ने देखा था कि हिंदू मुस्लिम एकता उनके लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। हाँ? इसलिए उन्होंने जानबूझकर दोनों समुदायों के बीच शक और दूरी बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी। उन्होंने जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर भारतीयों को बांटने की नीति अपनाई, ताकि वो फिर से एकजुट होकर उनके लिए चुनौती न बन सकें। सेना में क्या बदलाव किए गए? क्योंकि विद्रोह तो वहीं से शुरू हुआ था। सेना का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया गया। सबसे पहला काम ये किया कि सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या कम की और यूरोपियन सैनिकों की संख्या बढ़ाई। बंगाल सेना में यूरोपियन और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि मद्रास और बॉम्बे में 2:5। और तोपखाना वगैरह? हाँ, तोपखाने जैसी महत्वपूर्ण शाखाएं पूरी तरह यूरोपीय सैनिकों के हाथ में दे दी गई। भारतीय अधिकारियों को सूबेदार से ऊंचे पलों पर न रखने की नीति जारी रही और सेना में लड़ाकू यानी मार्शल और गैर लड़ाकू यानी नॉन मार्शल जातियों की थ्योरी को बढ़ावा दिया गया। रेजिमेंटों का गठन जाति, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर किया गया, जैसे सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ताकि उनमें आपसी एकता ना पनप सकें। बहुत चालाकी से। और आर्थिक मोर्चे पे क्या असर हुआ? विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का बहुत पैसा खर्च हुआ था। करीब 9 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग का अनुमान है। बाप रे। इसका सारा बोझ भारतीय खजाने पर डाल दिया गया। भारत पर कर्ज का बोझ और बढ़ गया। इस वित्तीय संकट से निपटने के लिए कुछ नए कदम उठाए गए। भारत में पहली बार आयकर लगाया गया। अच्छा, इनकम टैक्स की शुरुआत तब हुई? हाँ, 1860 में कागजी मुद्रा, पेपर करेंसी की शुरुआत हुई और एक व्यवस्थित वार्षिक बजट प्रणाली लागू की गई। इसके लिए ब्रिटेन से वित्तीय विशेषज्ञ जेम्स विल्सन को बुलाया गया था। इन उपायों से 1864 तक भारत का बजट घाटे से फायदे में तो आ गया, लेकिन करों का बोझ आखिरकार आम भारतीय जनता पर ही पड़ा। और सामाजिक धार्मिक मामलों में उनकी नीति क्या रही? क्या सुधार जारी रखे? नहीं, विद्रोह के अनुभवों से सबक लेकर अंग्रेज अब भारतीय समाज और धर्म के मामलों में सीधे दखल देने से कतराने लगे। उन्हें डर था कि सामाजिक सुधारों से फिर से गुस्सा भड़क सकता है। इसलिए उन्होंने सामाजिक और धार्मिक मामलों में ज्यादातर पुरानी स्थिति बनाए रखने की नीति अपनाई, भले ही इससे भारत में सामाजिक कुरीतियां बनी रहें। तो कुल मिलाकर देखें तो 1857 का विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। भले ही ये अपने तात्कालिक लक्ष्य में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन की जो अपराजयता का मिथक था उसे तोड़ दिया। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और विकास के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा स्रोत बना। इसने दिखा दिया कि संगठित होकर विदेशी शासन का मुकाबला किया जा सकता है, और इसी ने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। तो ये थी 1857 के विद्रोह की कहानी, उसके कारण, घटनाक्रम, नायक, विफलता और प्रभाव, जैसा कि हमारे NCERT स्रोत हमें बताते हैं। इसकी सबसे बड़ी विरासत शायद यही है कि अपनी विफलता के बावजूद ये एक ऐसा मोड़ साबित हुआ जिसने भारत के भविष्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इसने एक ज्यादा जागरूक और संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत का संकेत दिया। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। क्या होता अगर ये विद्रोह बेहतर तरीके से संगठित होता, या इसे पूरे भारत में और ज्यादा व्यापक समर्थन मिला होता?
क्या तब भारत का इतिहास कुछ और होता? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया या इसने आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद की तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर हमें सपोर्ट करें और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए परीक्षा स्टडी वॉल्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।